बेटा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्या पढ़ा था काव्य? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। उस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, इतनी बात हो गई। बेटा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन को आपने क्या देखा कि यहाँ से एल्वियोलस से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आती है, फिर वहाँ से टिश्यू में जाती है, वहाँ डिफ्यूज हो जाती है, वहाँ से CO2 डिफ्यूज होकर आती है, फिर ब्लड से एल्वियोलस में आती है, फिर डिफ्यूज होकर के बाहर चली जाती है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर अंकल यहाँ भी सवाल बताते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एल्वियोलस। ठीक, वो पूछेंगे कि कहाँ पर पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है, एल्वियोलस में CO2 का ज़्यादा है कि ब्लड में ज़्यादा है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एल्वियोलस में ज़्यादा है कि यहाँ, ये भी आपको गौर करना है। आपको ध्यान देना, जो मैंने पार्शियल प्रेशर लिखवाया था ना वहाँ पे, PO2 159, PO2 104, 95, 45, 40 लिखवाया था ना, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब बेटा आज हमारा जो लास्ट 2 टॉपिक बाकी है, एक है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, दूसरा बाकी है डिसऑर्डर्स। यही पूरा हो जाएगा, पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। और ये जो मैंने मॉड्यूल दिया है पढ़ने के लिए, इसमें पढ़ना, इसमें समरी के रूप में है, लेकिन 2-4 बीमारियां मैंने फालतू दे रखी है, जबकि NCERT में केवल अस्थमा है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है बस। और उसमें हम लोग ने कई बीमारियां दी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस और न्यूमोनिया, सार्स, इस तरह की छोटी छोटी कई वर्ड डाल दिए गए हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। चलो बेटा पहली हेडिंग बनाओ, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। बेटा इसमें कई बच्चा, कौन कौन बच्चा स्कूल गोइंग है जो समर वेकेशन बाद स्कूल जाएगा? नहीं, जी देखो भाई, जिसको जाना है वो खुद अपने मुंह से बोले। तुम अगर उसके PN या असिस्टेंट लगे हो तो अलग बात है। हाँ, कंपाउंडर है। कंपाउंडर थोड़ी होता है। हाँ, तुम्हें यहाँ होता है बेटा अंदर की ओर सेरेबेलम, फिर यहाँ पर पॉन्स, फिर यहाँ मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ से स्पाइनल निकल के जाता है। बेटा जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, इसकी बात करें जो हाइंड ब्रेन में है, और इसके यहाँ पॉन्स है। बेटा ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। मेडुला ऑब्लंगेटा, ये पॉन्स, बुक में पॉन्स लिखा जाता है, पूरा नाम है पॉन्स वेरोली, और आपके बुक में केवल मेडुला लिखा है, ऑब्लंगेटा भी नहीं लिखा है NCERT में। आपको बता दें सिर्फ मेडुला लिखा है। बेटा मेडुला एक बड़े काम की चीज़ है। अगर आपको यहाँ पे सिर पे चोट लग जाए ना तो आप जिंदा रह सकते हो, अगर यहाँ लग जाए तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इनवॉलेंट्री प्रोसेस का सेंटर यहाँ होता है। आपकी ब्रीथिंग इनवॉलेंट्री है, आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं कह सकते आप कि नहीं अभी हम सांस नहीं लेंगे, आज मूड नहीं है सांस लेने का। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं, आपके बिल के अकॉर्डिंग नहीं है। ये इनवॉलेंट्री, आप सांस नहीं लेंगे तो लोग कहेंगे गुजर गया, सही है ना। क्लिनिकल चेक करते हैं, आप देखो क्लिनिकल डेथ कैसी होती है। क्लिनिकल डेथ इंसान की 2 ही चीज़ों से पता चलती है। क्लिनिकल डेथ 2 चीज़ों से पता चलती है, एक आप सांस चेक करते हो, दूसरा धड़कन चेक करते हो। और आपको बता दें, आपकी बॉडी की क्लिनिकल डेथ और फिजियोलॉजिकल डेथ अलग अलग होती है। पढ़ा है कि नहीं? क्लिनिकल डेथ होती है, हमने चेक कर लिया, सांस बंद, हार्ट बीट बंद, इंसान गया। फिजियोलॉजिकल डेथ कुछ समय बाद धीरे धीरे ऑर्गन हमारे जाते हैं। इसीलिए होता है कि मरने कितने घंटे बाद तक हम फला ऑर्गन निकाल सकते हैं। फला ऑर्गन जो डोनेशन करते हैं, हर ऑर्गन क्लिनिकल डेथ के बाद कुछ समय तक वो लिविंग कंडीशन में रहते हैं। चलो हम बात कर रहे थे यहाँ मेडुला की। बेटा आपको बता दें, मेडुला में हमारा ब्रीथिंग सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर। कौन है? ब्रीथिंग सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर है। बेटा ध्यान देना इस बात को कि जो मेडुला में ब्रीथिंग सेंटर है, एक्चुअल में एक्यूरेट ब्रीथिंग सेंटर नहीं है, वो है रिदम सेंटर। क्या है? रिदम बनाता है। जैसे आपका एक लय में चल रहा है ना, ये रिदम सेंटर यहाँ पे है। कहाँ है? मेडुला में रिदम सेंटर है। ठीक, अब यहाँ पे पॉन्स में है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसको रेगुलेट करता है, इसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? इसको कंट्रोल करेगा। समझ गए? ये किसको कंट्रोल करेगा? ब्रीथ को। और इसको कौन कंट्रोल करेगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कौन करेगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कौन करेगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। हो गया। अब
अब इतने से आपका काम हुआ नहीं, अभी देखना है कि ये बिगड़ेगा क्यों, तभी तो ये कंट्रोल करने वाला है ना। बेटा होता क्या है कि यहीं पे मिडला ऑब्लंगेटा में ही हमारे पास होता है कीमो रिसेप्टर सेंटर। क्या होता है? कीमो रिसेप्टर सेंटर। क्या होता है? कीमो रिसेप्टर सेंटर। कीमो मतलब केमिकल, रिसेप्टर मतलब रिसीव करना, सेंटर मतलब सेंटर। ये केमिकल के अगेंस्ट की जो सेंसिटिविटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कितना कंसंट्रेशन बढ़ा उस सेंसिटिविटी के अनुसार क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। समझ गए? अब जो ब्लड की सप्लाई यहाँ आ रही है, देखो ब्लड की सप्लाई आ रही है, अगर ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, H+ की मात्रा बढ़ जाए या फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, इसी के लिए होगा मामला। बेटा इधर देखो लक्षिता, आपकी बॉडी में CO2 के और H के लिए सेंसिटिव होता है कीमो रिसेप्टर सेंटर। किसके लिए होता है? CO2 और H+ के लिए। मुस्कान किसके लिए? CO2 और H+ के लिए। O2 के लिए नहीं होता, O2 के लिए नहीं होता, ध्यान रखना, O2 के लिए नहीं होगा। मैं क्यों बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसी पे सवाल बनता है कि आपकी ब्रीथिंग रेट कब बढ़ेगी। जब आपकी बॉडी में CO2 कम होगा, कि जब O2 कम होगा, कि जब CO2 ज़्यादा होगा, कि जब O2 ज़्यादा होगा। CO2 ज़्यादा होगा। दुनिया सोचेगी ऑक्सीजन की कमी से ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी, नहीं, CO2 के ज़्यादा होगा। बेटा आप समझ लो O2 अच्छाई है, CO2 बुराई है। आपके अंदर कितनी भी अच्छाई आ जाए, दुनिया को इससे मतलब नहीं है। आप ज़िंदगी में गलती करके देखो, बदनाम कर देंगे लोग। सही है ना? तो वही कहानी है कि O2 कितना कम हो जाए इससे मतलब नहीं, O2 कितना ज़्यादा हो जाए इससे मतलब नहीं है। CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो आपका ब्रीथिंग रेट बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो भी बताता हूँ। जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा, ये कीमो रिसेप्टर सेंटर इसे रिसीव करेगा, तो रिदम सेंटर क्या करेगा? कौन? रिदम सेंटर। रिदम सेंटर क्या करेगा? इंस्पिरेशन रेट रिड्यूस कर देगा। क्या रिड्यूस करेगा? इंस्पिरेशन रेट। एक दिन बच्चे ने पूछा था कि सर ब्रीथिंग 12 से 16 होती है, तो मैंने कहा हाँ जी, आइडियल कंडीशन में 12 होती, 5 सेकंड में होता है इंस्पिरेशन, 3 सेकंड में होता है। याद है मैंने एक दिन क्लास में बताया था, 3 सेकंड में होता है इंस्पिरेशन, 2 सेकंड में एक्सपिरेशन। तो बेटा जो 3 सेकंड में होता है ना, अब उसका टाइम रिड्यूस हो गया, 2 सेकंड हो गया। तो जो 5 सेकंड में होता था वो 4 सेकंड में होने लगा कि नहीं? तो जो 12 ब्रीथिंग था 15 हो गया कि नहीं? अरे भाई 12 से भाग दिया तो 5 सेकंड आ रहा था ना, तो 12 ब्रीथिंग थी, अब 15 हो गई कि नहीं? अगर वही 2 1 हो जाए, 1 हो गया तो 2 1 3 हो गया। अब 3 हो गया, ब्रीथिंग रेट कितनी हो जाएगी? 20। कितनी हो जाएगी? 20, क्योंकि 3 सेकंड में 1 ब्रीथ हो रही है, तो 60 सेकंड में 20 होगी। ऐसे आपकी ब्रीथ बढ़ जाएगी। अब होता क्या है बेटा, जैसे CO2 की मात्रा बढ़ी, H+ की मात्रा बढ़ी, इंस्पिरेशन का जो टाइम है वो रिड्यूस कर जाएगा। इंस्पिरेशन का टाइम रिड्यूस कर जाएगा, अर्थात अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्रीथिंग रेट चेंज हो जाएगा। क्या होगा? ब्रीथिंग रेट चेंज हो जाएगा या बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा जिससे फटाफट हम ब्रीथ करके फटाफट सांस लेंगे तो फटाफट एक्सपिरेशन भी करेंगे, तो क्या होगा, इससे हम CO2 को रिमूव कर देंगे, CO2 को रिमूव कर देंगे। यही होता है ना बेटा, याद रखना। अब एक चीज़ और, एक कभी देखा है तुम लोगों ने कि कोई आदमी सांस ले रहा था, तुमसे बात कर रहा था, वो भूल गया, हवा ज़्यादा भर लिया, फेफड़ा फट गया। पता चला कोई आदमी बैठा हो, योगा कर रहा हो, आप भी योगा कर रहे हो, अचानक पटाक की आवाज़ है, क्या हुआ भाई साहब के गए बैलून एक तो। ऐसे होते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? टॉक्सिक नहीं, टैक्सिक नहीं बेटा, वो तो तब रेगुलेट करेगा जब ब्लड में कंसंट्रेशन होगा ना। ये फेफड़े की बात हो रही है, हवा भरने की बात है, यहाँ कौन सा केमिकल है? बेटा ध्यान देना, जब आप सांस लेते हो, जैसे आप सांस लो तो एक लिमिट के बाद आप खुद ही नहीं लेते हो, पता है ना क्यों? क्योंकि ये जो नहीं जो फेफड़ा नहीं रिप्स विप्स नहीं, ये जो फेफड़ा है ना, यहाँ पर एक रिसेप्टर पाया जाता है, इसे कहते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स सेंटर। क्या बोलते हैं? हेरिंग ब्रूअर। ये आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा करे, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। पहले नाम था, पहले सिलेबस में था, ये जो 2003 के बाद कटा है। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स सेंटर। हेरिंग ब्रूअर क्या करता है, जैसे हमारा लंग स्ट्रेच करता है, एल्वियस स्ट्रेच करती है,
उसको पता चल जाता है, वो जाके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन देता है, नहीं अब ज़्यादा नहीं, अब झगड़ा हो जाएगा। ठीक, कभी कभी आप दो दोस्त ज़्यादा मजाक करते हो ना, कहता भाई बस अब लिमिट हो गई, अब झगड़ा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। सही है ना? तो वही कहानी है। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या करता है, इस एक्सेस स्टिचिंग ऑफ लंग को रोक देता है। समझ गए? इतना पढ़ा दे। मेडुला, हाँ मेडुला में रिदम सेंटर होते। चलो लिखो बेटा, लिखो। रिस्पिरेशन लग तो ऐसा ही रहे, हो जाएगा बेटा। रिस्पिरेशन is regulated by breathing center found in, उसे respiration found in हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क, हाँ पीछे वाला, फाउंड इन हिंड ब्रेन। ओके बेटे एक बात बताएं, इसको पहले हम लोग कैसे पढ़ाते थे कि यहाँ पर डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, यहाँ पर इंस्पिरेशन, यहाँ पे एक्सपिरेशन। तो अब इतना बेवजह नहीं जाना होता कि डोर्सल रूट में इंस्पिरेटरी होता है, वेंट्रल रूट में दोनों होता है, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक, हमें सीधा सीधा एनसीईआरटी वाला फॉलो करना होता है। ठीक, नहीं तो कहीं किताब में पढ़ लो, सर ये तो डोर्सल और वेंट्रल आपने बताया नहीं, डोर्सल वेंट्रल से में लेना देना नहीं है। ठीक, बता दें, डोर्सल ये वाला है, वेंट्रल ये वाला है, लिखा तो है, मैं बता रहा हूँ, बट हम एनसीईआरटी वहाँ से इसीलिए लिख रखा है कि आप अगर आपको लगता है तो उसे पढ़ लेना। ठीक, चलो आगे लिखते हैं। देखना, मेडुला ऑफ हैंड ब्रेन, वैसे पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, बट बुक में केवल मेडुला लिखा जाता है। लिखो मेडुला ऑफ हैंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, देखते हैं क्या लिखा है भाई। मेडुला ऑफ हैंड ब्रेन इज सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ रिदम, रेगुलेशन ऑफ रिदम। क्या होता है रिदम की? RYTHM, रिदम। इसमें लिखा ही नहीं है बेटे, रिदम ब्रैकेट लिखना, रिदम सेंटर। कहाँ थे? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रिदम सेंटर, हाँ रिदम ब्रैकेट में रिदम सेंटर लिखना। पॉन्स, PONS, पॉन्स बेटा मॉड्यूल लिखा है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, लिखा गया है मैकेनिकल रेगुलेशन। ठीक, इसमें सारा लिखा हुआ है। कहाँ थे हम लोग? पॉन्स प्रेजेंट इन हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन contains pneumotaxic center, pneumotaxic center, बोर्ड पे लिखा है न्यूमो, PNEUMOTAXIC, pneumotaxic center which regulate और moderate, केवल रेगुलेट लिखो, which कोई बात नहीं रहने दो, which regulate rhythm center in medulla, रिदम सेंटर इन मेडुला। आगे लिखना, अभी मैंने बताया था कीमो रिसेप्टर सेंटर, उसके बारे में लिखो। कीमो रिसेप्टर सेंटर वो लिखा हो बेटा, कीमो रिसेप्टर सेंटर, CHEMORECEPTOR, कीमो रिसेप्टर सेंटर is sensitive for concentration of H plus and CO2 of
H प्लस एंड CO2, बट नॉट फॉर किसके लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। एनसीईआरटी लिखा है नॉट, मतलब उन्होंने बताया कि पूर्णतया नहीं होता, नॉट सिग्निफिकेंटली लिखा है, मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है, ठीक। नॉट फॉर ऑक्सीजन लिखना। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और H प्लस CO2 और H प्लस इंक्रीजेज इन ब्लड, लिखो बेटा, व्हेन, थोड़ा छोड़ के लिखो ना यहाँ से, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H प्लस इंक्रीजेज इन ब्लड, देन rhythm center and medulla reduces, क्या reduce करेगा, time period of inspiration, inspiration, time period of inspiration. So breathing rate can change, वैसे इंक्रीज होगा बट हम लोग कैन चेंज लिखते हैं, अल्टर, कैन चेंज। हो गया, एक स्टार पॉइंट लिखना। स्टार पॉइंट, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर अरे पेरीफेरल पेरीफेरल chemoreceptor is present on chemoreceptor is present on carotid and aortic। ये सबसे पहले जानो कैरोटिड क्या होती है। कैरोटिड भाई गौरव इधर सुनो बेटा, आर्टरी तो होती है, इधर देखो, यहाँ आपका हार्ट होता है ना, यहाँ से ऊपर जो आर्टरी जाती है गर्दन और हेड की ओर ब्लड देने के लिए उसे कहते हैं कैरोटिड। क्या बोलते हैं? कैरोटिड। ये याद रखना, ब्लड वाले में पढ़ाऊंगा अभी। ऐसे ये नहीं पूछा था ब्रेन को कौन जाती है, क्या सीधे पूछा था अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैरोटिड, नेक कैरोटिड, हेड कैरोटिड, सीधी आंसर। कैरोटिड की जो आर्टरी है, जो कैरोटिड आर्टरी है, अगर उसमें भी कंसंट्रेशन बढ़ गया CO2 का, या जो एओर्टिक एओर्टा जो बड़ी वाली आर्टरी जाती है एओर्टा, उसमें भी बढ़ गया कंसंट्रेशन, तो भी कीमो रिसेप्टर का काम ये करेगा और यहाँ मिडल ऑब्लंगेटा में रेट आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए लिखा देना हूँ प्रेजेंट कहाँ होते हैं, कहाँ थे, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्क, ARCH, आर्क लिख लो, आर्क समझते हो ना। हाँ वो क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ सही कह रहे हो, सही, चाप त्रिज्या ऐसे कुछ होता है। रेडियस क्या होता है फिर, छोड़ो यार, जो तो रेडियस डायमीटर, चलो लिख लिया इतना, बस हिंदी को छोड़ो। अभी जब मुझे याद आ जाए तो मत छोड़ो, जब नहीं याद आया तो छोड़ो, ठीक बेटा। ये तो हो गया रेगुलेशन। अच्छा, हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी पैटर्न नहीं, बट हमने उसको थोड़ा सा एक लाइन में मेंशन कर दिया है, उसमें मॉड्यूल में है, ठीक। अब एक अगला टॉपिक लिखना लास्ट, डिसऑर्डर्स। हाँ हाँ बेटा, हाँ वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाता है, ठीक। चलो
डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स। पहला डिसऑर्डर लिखना बेटा, अज़्मा, अस्थमा जिसे पढ़ते हैं, अज़्मा, अज़्मा। अरे अजीब अजीब प्रोनाउंसिएशन है, हम इंडियन वाला ही बोल रहे हैं, यही काफ़ी है, अस्थमा। नहीं, गांव वाले अस्थमा भी नहीं समझते बेटा, अब तो समझने लगे, दमा समझते हैं, दमा, सांस फूलने की बीमारी। इसलिए कह रहा हूँ जहाँ आपको सेटल होना कि वहाँ पेशेंट के बीच में काम करो। लिखो अस्थमा, बेटा सुनना है, सब नॉलेज सब चाहिए। नहीं बेटा, आपकी ये दवा डायग्नोज, देखो बेटा पढ़ाई लिखाई के बाद डायग्नोज और मॉलिक्यूल आपके सही होने चाहिए। बस डायग्नोज आपकी अच्छी हो, आप उसके बताए हुए सिम्टम के बेस पे बीमारी क्लियर कर लो, और कम जांच पड़ताल में अच्छा मॉलिक्यूल लिख दो और वो ठीक हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सही है ना? बस ये 5-8 साल जो पढ़ाई आप करते हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर स्पेशलिस्ट या DNB वगैरह, MCH DCH जो भी करते हो, तो वो वहीं काम आता है। चलो, अस्थमा बेटा एक्चुअल में एक एलर्जिक बीमारी है। कैसी है? एलर्जिक। ये एलर्जी किसी के अगेंस्ट हो सकती है बेटा। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी शो करे, उसे हम लोग कहते हैं एलर्जन, और उस बीमारी को कहते हैं एलर्जिक। एलर्जन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडिया हमारा एक ऐसा देश है जहाँ इंसान को इंसान से एलर्जी होती है। भाई इससे मुझे बड़ी एलर्जी है, सही है ना? तो ये एक ऐसा देश है, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूल बहुत है बेटा। आपको बता दें, हम जिस शहर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, इस शहर में एक वीट एलर्जी का बड़ा प्रचलन बढ़ रहा है। वीट, और कमाल की बात है ज़्यादातर फीमेल में है वीट एलर्जी। बेटा डायबिटिक केस में तो कई चीज़ें हो जाती है, वो पढ़ाऊंगा जब आपको डायबिटीज़, तो आपको बताऊंगा कितने एडवर्स कंडीशंस क्रिएट होते हैं बॉडी में। अरे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। हाँ, वो मैं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूँ, 21 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। हाँ, लेकिन जिसको है वो फील कर सकता है वो प्रॉब्लम। सुनो बेटा, अस्थमा क्या है? जैसे आप खुद बीड़ी पी रहे हो, अरे बात तो सुनो, या कोई आपके सराउंडिंग में बीड़ी पीने वाला है, या फिर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर क्रेशर वगैरह का, सीमेंट का काम है, जहाँ से डस्ट आपके यहाँ आता है, या फिर जो ये बिजली बनाने वाले पावर प्लांट होते हैं उनका EPP ख़राब है, पूरा डस्ट उड़ रहा है। दूसरा, या फिर गेहूं वगैरह के सीज़न में जहाँ हम लोग तूड़ी के देखो डस्ट आते हैं, या डस्टिंग वाले, हाँ क्या बोलते हैं उसे, हाँ जो भी है, तो वो सारी चीज़ें बेटा एलर्जन होती। इसके अलावा स्मोक, डस्ट, इन तूड़ी के पार्टिकल, पॉलन के अलावा बेटा सनलाइट भी एलर्जन हो सकता है। मिल में काम करते सर उनको, नहीं वो ऑक्यूपेशनल है। और इसके अलावा सुनो बेटा, इसके अलावा एलर्जन के लिए आप जो ठंडा लेते हो ना, ठंडा गरम, कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गई, ये आजकल एक बड़े स्ट्रॉन्ग एलर्जन है। ये इतने स्ट्रॉन्ग एलर्जन है, खाने के कुछ समय बाद आपकी सारी टॉन्सिल्स फूल जाती हैं, जो सेंसिटिव है इसके लिए, समझ गए? ये भी एलर्जन है। और बताएं, कई लोग विंटर सीजन में या वैसे भी एग खाते हैं, अंडा, एग का जो वाइट पार्ट, नहीं जो खाते हैं, जो एग का वाइट पार्ट है, प्रोटीन वाला पार्ट, वो भी कुछ फीमेल्स में मैंने ऑब्जर्व किया है, जो डॉक्टर के क्लिनिक से रिपोर्ट आई है कि उसमें क्या है कि वो एलर्जन का काम करते हैं। हाँ, कुछ सबको नहीं है, अगर डायग्नोज कराओगे तो अगर आपको है तो पता चलेगी। जैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे स्मोक से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, मेरे आइस के टिश्यूज़ को सनलाइट से एलर्जी है, ये 3 चीज़ों से एलर्जी है, बड़ी अच्छी वाली। अगर स्मोक कितनी तेज़ है, अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर उधर पैड़ियों की तरफ कोई माचिस तीली जलाए या बीड़ी पिए, मुझे यहाँ पता नहीं कैसे पता चल जाएगा, इतनी नहीं, वो आइस का तो धूप वाला है। हाँ, तो एलर्जी। और अब होगा कि एलर्जी में, जैसे आप स्मोक वाले इलाके में रहते हो, सांस लेते हो या आप बीड़ी पीते हो, तो आपकी ये जो ट्रैकिया है बेटा, आपका मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि पियो, ये बच्चों की, अच्छा सिगरेट बोलते हैं, चलो ठीक है। नहीं बेटा, सिगरेट में इसलिए नहीं बोलता, सिगरेट ज़्यादा गंदा है, पता क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कुछ बच्चों को देखा था, थे तो बच्चे ही उम्र में, वो क्या कर रहे थे, सिगरेट का मसाला निकाल दिया, फिर अपना मसाला डाल के उसमें, उसके बाद जला के पी रहे थे। जो भी है बेटा, युवाओं में ये चीज़ बढ़ गई। इधर देखना बेटा,
अब जब एलर्जी होती है बेटा तो इसका ल्यूमेन, अभी इतना पाइप है, अब ये ल्यूमेन नैरो हो जाएगी, यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी, ऐसे स्वेलिंग आ जाएगी। अब ये पाइप क्या होगी, पतली होगी। अब जो इतनी हवा ज़्यादा जाती थी, बेटा बातें ना करो, कम हवा जाएगी तो थोड़े समय बाद क्या, अब जब आपको फिजिकल वर्क करना है, आपको ज़्यादा हवा चाहिए, आपकी ब्रीथ क्या ऐसे होने लगेगी, होने लगती ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा केमिकल देते हैं जो डायलेटर होता है, इसको डायलेट करता है। नहीं, बचाव, इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली लॉजिक लगती है, ठीक। इधर ध्यान देना, इसमें बचाव ही सब कुछ है। इधर देखना, आपको जिससे प्रॉब्लम है उससे दूर रहो। अब उसमें हम लोग देखो इनहेलर देते हैं ना, वो क्या करता है, वो यूँ इसको वाइड करता है। और बेसिकली मैंने आपको शायद अभी नहीं बताया, अब आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग एक सिंथेटिक केमिकल देते हैं, सिंथेटिक केमिकल देते हैं, वो इसको डायलेट करता है, इसको यूँ चौड़ा कर देगा, ऐसे चौड़ा कर दिया, हवा प्रॉपर। बेटा ओरिजिनल पोजीशन से ही थोड़ा बड़ा करता है, वरना तो ओरिजिनल पोजीशन पे ही तो है ही है, ये अपने ओरिजिनल पे तो है ही है, वो अंदर नैरो हुआ है ना। अब बाहर कितना फूल जाए हमसे क्या मतलब है, सिम्टम थोड़ी आएंगे, अंदर नैरो हुआ है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ये एलर्जिक डिसऑर्डर होती है। शुरू में तो ये ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन होती थी, ब्रोंकी में हल्की स्वेलिंग आ गई है, आप ये कफ सिरप ले लो, ये एंटी एलर्जिक ले लो, लेवोसिट्राजिन, ये वो 4-5 आती है हमारे पास, तो ले लिया। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्रॉनिकल हो जाती है। इसलिए मैं करूँ, अगर आपको कभी भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हो प्रॉब्लम आती है, या फिर ब्रीथ अचानक तेज़ हो जाती है थोड़ा फिजिकल वर्क करने पे, आप डॉक्टर से कंसल्ट करो और आप कोशिश करो ऑब्जर्व करने की किस दिन आपको प्रॉब्लम आती है, उस दिन आपने 2-4 घंटे में क्या खाया पिया था, क्या खाया पिया था, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये है अस्थमा। नहीं बेटा, ये टिश्यूज़ है ना, ये टिश्यूज़ में स्वेलिंग आ जाती है। अरे मैंने बताया सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, हाँ एपिथेलिया है बेटा, कवरिंग है, मेम्ब्रेन है। नहीं बेटा, वो तब आते हैं जब माइक्रोब को कवर करना होता है डायपिडेसिस के दौरान, वो पढ़ाऊँगा, वो अलग टॉपिक है। चलो लिखो, हमें पता है कि अभी सारी चीज़ें तुम्हारी, अब जैसे जैसे डब्बा भरे लगेगा, हाँ अब हो गया, अभी तो थोड़ा सा भरा है, नहीं अभी भरेगा बेटा, टेंशन ना लो। लिखो अस्थमा, लिखो इट इज़ allergic, it is allergic disorder or disease, it is allergic disorder or disease, disease तुम लोगों ने लिखा है इसको लिखो। in this lumen of respiratory tract become narrow due to inflammation, lumen of respiratory tract become narrow, narrow मतलब पतला हो जाना, NARROW, narrow due to inflammation, due to inflammation, ट्रैकियो ब्रोंकी। और बेटा कभी कभी अंदर तक जो सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकी होती है वहाँ तक बीमारी पहुँच जाती है। बेटा मैं बताऊँ, कभी कभी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ हमारे साइकोलॉजी और हमारे मेंटल स्टेटस की वजह से भी नहीं ठीक हो पाती। मैं जानता हूँ समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको डॉक्टर ने बता दिया। मैं एक ऐसा पेशेंट एलर्जी का जानता हूँ जिसको डॉक्टर पिछले 6 सालों से सिर्फ एक ही दवा लिख रहा है। वो उस कई बार कहती है भाई कुछ नहीं है आपको, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करो, नॉर्मल रहो, सही रहोगे। उस बंदे को ये है कि जिस दिन दवा मैं बंद करूँगा मैं मर जाऊँगा, बीमार हो जाऊँगा, इसलिए वो हर महीने 3000 की दवा खा रहे हैं। और मैं सॉल्ट देखा, डॉक्टर साहब सिर्फ लिखे हैं टर्मरिक पाउडर, उसको पानी में डाल के गरारा करना है, एक एंटी एलर्जी के ज़्यादा दिक्कत हो तो इसे खा लेना है। उसकी साइकोलॉजी ऐसी है यार। इसीलिए कभी कभी देखा है कुछ लोगों को, यार फला डॉक्टर के पास गए, आधी बीमारी क्यों ठीक हो गई, क्योंकि कुछ डॉक्टर आपको ढंग से समझाते हैं, आप समझ जाते हो। कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनको कोई भी समझा ले, उनको समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा जानकार तो है ही नहीं, बस डॉक्टर साहब से मैं दवा लिखाने आया था, समझदार तो मैं ही हूँ।
प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है। कई बच्चे आते हैं, उनको कितना भी समझा लो बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, सर मैंने पहले ऐसे पढ़ा था, इसीलिए जब बच्चा ड्रॉप में आता है ना तो मैं उसको समझा देता हूँ, बेटा तुम जो पढ़ के आए हो ना उसको भूल जाना, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि अगर उसको बीच बीच में लगाओगे ना गड़बड़ होगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक बच्चा हमारा है MBBS हो गया उसका, मेवात से अब MD कर रहा है, उसकी बहन आई पढ़ने, उसके घर वाले होते हैं ना कभी कभी लोग सलाह के चक्कर में और कहीं भेज देते हैं, तो एक इंडिया के बहुत बड़े ब्रांड के रूप में चली गई, जो इस समय हिसार में भी आ गए इस साल, तो जो भी है चले गए। तो वहाँ क्या हुआ कि उसने जेनेटिक्स पढ़ रही थी यहाँ पे, उस वहाँ की एक टीचर ने उसी कोचिंग की बुकलेट में कम से कम 25-30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के आंसर को काट के करेक्ट करवा दिए थे, ये गलत है गलत है गलत है। जब बच्ची आई पढ़ी, भाई अब उस संस्थान है इंडिया में पूरे चल रहा है, तो ऐसा नहीं मॉड्यूल को 50 आंसर गलत होंगे एक ही चैप्टर में, ठीक। जब मैंने उसको लॉजिक बताई उसके सारे आंसर सही हो गए। कहीं देखो सर, वहीं के टीचर ने अपनी ही बुकलेट में आंसर सारे कटवा रखे थे, उनके बेटा उसका कंसेप्ट उल्टा था तो उसको सारे आंसर उल्टे आ रहे थे। कंसेप्ट मेन चीज़ होती है। अगर वो कहती नहीं सर हमें ये देखो कटवाया गया था, अब आप भी कटवाओ, तो फिर तो हो लिया कांड, सही है ना। तो इसलिए बेटा लॉजिक पे जाया करो, माना करो कभी कभी, ठीक। जैसे बच्चे कहते नहीं मैंने तो सुना था कि पूरब में सूरज निकलता है, अब आप बता रहे हो कि सूरज घूमता ही नहीं है। बेटा ध्यान न दो, सबको डॉक्टर नहीं बनना होता, ठीक। चलो पहला पढ़ लिया अस्थमा, आगे लिखो दूसरी बीमारी ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशन जानते हो, प्रोफेशन हमारा काम, ऑक्यूपेशनल डिजीज, OCCUPATIONAL, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गया। अब ऑक्यूपेशनल डिजीज प्रोफेशनल हमारे प्रोफेशन की वजह से होती है। जैसे अब भाई अब देखो हम लोगों का काम क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। घर से निकले, गाड़ी में बैठे, क्लास में आ गए, पूरा बंद है, आराम से AC चल रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो मिट्टी में काम कर रही, सड़कों पे काम कर रही, माइन वर्कर्स हैं, कोल माइन में काम कर रहे हैं, एबेस्टस माइन में काम कर रहे हैं, सिलिका माइन में काम कर रहे हैं, गोल्ड माइन में काम कर रहे हैं, समझ रहे ना, माइन वर्कर हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्रेशर में, अपने क्रेशर है ना यहाँ पे, कहाँ है, कौन सी इलाका है तो शामजाद में मिलता है, उसके पहले ही, हाँ छोड़ो यार जो भी, खानक, हाँ इधर देखो, वहाँ पे क्रेशर का काम है। वहाँ से कभी भी आप गाड़ी ले गुजरो तो आपके सामने ही धूल सा जाता है, अगर कोई ट्रक पास हो गई तो बिल्कुल भयंकर धूल, सड़कें टूटी फूटी है वहाँ पे। तो उस समय क्या होता है बेटा, उनके नाक से बहुत सारा डस्ट जाता है। अब तो चलो गवर्नमेंट इतनी हो गई कि सबको मास्क वास्क दे रखी है, आज के 40 साल पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो होता क्या था बेपत्ता, यहाँ पे जो उनके फेफड़े हैं ना, इन फेफड़ों में डस्ट ऐसे जा करके यहाँ ऐसे डिपॉजिट होने लगती थी। तो यहाँ पर बेटा फैगोसाइटिक सेल होती है, इनको धीरे धीरे खाती है। लेकिन जब जैसे एक बात बताओ, रोज रोज वही होगा तो पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, ये थिकनेस आएगी, यहाँ पर फाइब्रस टिश्यूज बन जाती है। क्या बन जाती है, फाइब्रस टिश्यूज बन जाती है, फाइब्रस टिश्यूज बन गई, समझ गए। फाइब्रस टिश्यूज मतलब हार्ड हो जाती है, बस आप इतना जानो क्या होती है, फाइब्रस टिश्यूज बन जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक। जब हार्ड हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज कम होगा, गैसेस एक्सचेंज कम होगा ना, हो गया। और यहाँ पर हम लोग इन बीमारी को कॉमनली सिलिकोसिस एबेस्टोसिस नाम देते हैं माइन वर्कर्स में। अच्छा एक बात बताओ, अभी 2 साल भर पहले कोरोना का काल गया है हमारा, उसमें आपने देखा कोरोना से व्यक्ति मर रहा है लेकिन लिखा जा रहा है हार्ट फेलियर। क्या लिखा जा रहा है, हार्ट फेलियर। हम क्या मेंशन करते हैं, हार्ट फेल हो गया, ये बोलते हैं ना। एक्चुअल में अब आपको बताने चल रहा हूँ, चाहे इंसान को न्यूमोनिया हो, चाहे कोरोना हो, चाहे सिलिकोसिस एबेस्टोसिस हो, अगर किसी भी केस में यहाँ पर कंजेशन हो गया, जमावट हो गई और यहाँ से ऑक्सीजन नहीं पास हो रहा है तो हार्ट हमारा फेल हो जाता है। इसे कहते हैं कंजेशनल हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेशनल हार्ट फेलियर बोलते हैं इसे। ये मैं हार्ट फेलियर में लिखाऊंगा, लेकिन बता दे रहा हूँ कि हार्ट आपके फेफड़े की वजह से भी फेल होता है। ये जो लोग ना कहते अरे यार बीड़ी से, गांजे से, हुक्के से हार्ट का क्या लेना देना, होता है भाई। यहाँ अगर जाम लगेगी ना, इस डावड़ा चौक पे जाम लगेगा ना तो लाल बत्ती वाला ट्रैफिक डाउन हो जाएगा अपने आप, क्योंकि रास्ता यही है। समझ रहे हो ना, इस बात को ध्यान रखना है। और लंग को क्लीन करने का तरीका है सुबह 5 मिनट कपालभाति। नहीं
नहीं, वो अनुलोम विलोम होता है। अनुलोम विलोम में कपालभाति ये होता है। रनिंग ही होती है सर, वैसे भी रनिंग करने के बाद चलो लिखो 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 ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉमनली फाउंड इन, युगांशी मुस्कान लिख लो, कॉमनली फाउंड इन। अरे लक्षिता, वो पीछे की ऐसी बेवजह चल रहा है, तुम लोग 2 दिन पीछे बैठ जाओ, वहाँ ठंडा रहेगा। कब का चल रहा है? वहाँ बैठ, नहीं बैठ जाओ, देखो। अरे वो बैठी नहीं, बंद करने चली गई। अरे रहने दो, चलने दो, गर्म हो जाएगा। आ जाओ बैठ जाओ। मैं तुम्हें बोल रहा था बैठने के लिए। कॉमनली फाउंड इन माइन वर्कर्स, किस में पाई जाती है? माइन वर्कर्स, जो माइंस में काम करते हैं, क्या बोलते हैं, खदान जो भी है, हाँ, माइन वर्कर्स। लिखो, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स आर मेनली सिलिकोसिस, एबेस्टोसिस, ये लिखा है बेटा बोर्ड पे, लिखा है बोर्ड पे, सिलिकोसिस, एबेस्टोसिस। एबेस्टस जानते हो क्या होता है? डिजीज है? नहीं, डिजीज है ये बोल रही है। नहीं बेटा, एबेस्टोसिस डिजीज है, बट एबेस्टस डिजीज नहीं। क्या होता है? अच्छा एक बात आप बताओ, आप जो कार वगैरह होती है ना, कार की खिड़कियाँ, विंड शील्ड, सामने फ्रंट, जब एक्सीडेंट होता है, टूटता है, देखो ये कभी नुकीले नहीं टूटते। अब जब आपकी ग्लास टूटता है, मिरर टूटता है, बिल्कुल नुकीला टूटता है, शार्प टूटता है। ये शार्प नहीं टूटते, कभी देखा है? उस पर टायर गुजर जाए, चुभते नहीं हैं। एबेस्टस का बना होता है, अभ्रक का बना होता है। चलो छोड़ो। बेटा वो जो नहीं, वो जो मटेरियल निकाला जाता है ना, खान से निकाला जाता है, खदान से निकाला जाता है। उस खदान में जो लोग काम करते हैं, उसके पार्टिकल लंग्स में डिपॉजिट होते रहते हैं। उस पार्टिकल के डिपोजिशन को हम लोग कहते हैं एबेस्टोसिस। 2 चीज़ें जोड़ दो तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। वाह हिमांशु, वाह। लिख लिया? लिखना। इन ऑक्यूपेशनल डिजीज या डिसऑर्डर्स, in occupational disorders क्या होगा? fibrous tissues develop in lungs। अच्छा एक तीसरा डिसऑर्डर लिखना स्टार बना के, एस्फेक्सिया। ये पतंग है, ये पहले बड़ा पूछा जाने वाला सवाल था। ये पीएमटी में भी पूछा जाता है, जो वनडे वाले एग्ज़ाम होते हैं एसएससी बैंक पीओ वाले, उनमें पूछा जाता है। सिविल सर्विसेज में जो अपना हरियाणा का होता है ना, ये सिविल सर्विसेज उसका, या यूपीएससी का, इनमें पूछा जाता है। पता क्या वो सवाल भी फिक्स है उनका, ये भी बता दूँ। सवाल क्या फिक्स है, फिर आपका बताता हूँ। सवाल उनका फिक्स है, अगर अर्थवर्म, उनमें हिंदी में पेपर आता है ना, अगर अर्थवर्म कि जो बॉडी सरफेस है, स्किन है, क्यूटिकल है, वो ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो वो मर जाता है। क्यों? एस्फेक्सिया की वजह से। वजह बता देता हूँ बेटा। फ्रॉग की स्किन मैंने बताया था मॉइस्ट स्किन, अर्थवर्म का क्यूटिकल मॉइस्ट क्यूटिकल, उसी तरह अंदर आपका फेफड़ा भी मॉइस्ट है। आपको बताएं, जब गैसेस एक्सचेंज का सरफेस हमारा ड्राई हो जाता है, तो उस समय ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता, डिफ्यूजन नहीं हो पाता, और ड्राई होने की वजह से फेलियर ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एस्फेक्सिया। अगर ऑक्सीजन कम हो जाए ब्लड में, तो उसे हम कहेंगे हाइपोक्सिया। क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया। अगर डिफ्यूजन ना हो तो क्या कहेंगे? एस्फेक्सिया। समझ गए ना? एस्फेक्सिया में पहले लिखो, लिखो। अंदर सारा मॉइस्ट है भाई, कभी काट के बकरा वकरा निकालो, उसका रोज सारा गीला रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि ड्राई करके वहाँ रखा गया है। एक काम करना बेटा, पानी गिरा देना और सूखे कपड़े से पोछा लगाना, और एक बार पानी गिरा के गीले कपड़े से लगाना, देखना इजीली किससे होता है। लो, गीले से सूखे से होगा।
इसीलिए कहा था साइंस पढ़ो। पानी को ही सारा नहीं बेटा, नहीं बेटा, कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी एक्शन है। और सुनो बेटा, सुन लो इधर, पानी जो होता है पानी के पार्टिकल को खींचता है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। ये बेटा ये हमारा इंक इस पे चल रहा है ना, ये एडहेसिव फोर्स की वजह से। और कभी कभी आप पानी के साथ से मिलो, टक से मिल जाता है, ऐसे खींचते जाओ पानी तेजी से पास हो, वो कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। बेटा 9th-10th में साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी, कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ा था। उसमें सर ये कपड़ा नहीं था। कपड़ा कैपिलरी तो था, कपड़ा नहीं था, कपड़ा नहीं था, ऐसे थे बेबी। लिखो लिखो, नो एक्सचेंज ऑफ, लिखो नो एक्सचेंज ऑफ। इसका दोस्त अच्छा आया है बेटा, ऐसे नहीं, पीठ पीठ पे हाथ से लिखो, नो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, नो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ड्राई सरफेस। देखो बेटा, ड्यू टू ड्राई सरफेस। अब ये ड्राई सरफेस कुछ भी हो सकता है, लंग्स का, अर्थवर्म के क्यूटिकल का, फ्रॉग के स्किन का, कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना। ड्राई सरफेस इज कॉल्ड एज एस्फॉक्सिया। नो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ड्राई सरफेस इज कॉल्ड एज एस्फैक्सिया। हो गया?